गुड आफ्टरनून बच्चे। तो पता आप सबों को हम लोग यूनिट 16 में चल रहे हैं और यूनिट 16 में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। केमिकल्स इन मेडिसिन, जिसमें 10 केमिकल्स का स्टडी करना था आपको, 10 आप पढ़ लिए हैं केमिकल्स इन मेडिसिन। अब दूसरा पढ़ना है केमिकल्स इन फूड। तो हम लोग को दूसरे टॉपिक में पढ़ना है केमिकल्स इन फूड। तो नंबर बी लिखिएगा, इस तरह से बी होगा केमिकल्स इन फूड। तो केमिकल्स इन फूड कहते भोज्य पदार्थ में रसायन। तो भोज्य पदार्थ में रसायन, केमिकल्स इन फूड। तो केमिकल्स इन फूड कहते भोज्य पदार्थ में रसायन। अब देखते हैं हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में ढेर सारे केमिकल को आप मिलाते हैं विभिन्न गुण प्रदान करने के। तो भोजन में अलग अलग गुण प्रदान करने के लिए आप अलग अलग रासायनिक पदार्थ को मिलाते हैं और उसी रासायनिक पदार्थ में से 2 रासायनिक पदार्थ आपको पढ़ना। ये भोज्य पदार्थ से संबंधित हम लोगों को 2 रासायनिक पदार्थ को पढ़ना और वो 2 है, एक है कृत्रिम मधुरक और दूसरा है खाद्य परिरक्षक। ये 2 रासायनिक पदार्थ हम लोगों को पढ़ना है भोजन से संबंधित। बात समझे? कितना पढ़ना है? 2 पढ़ना। केमिकल्स इन फूड से संबंधित रासायनिक पदार्थ में आपको 2 केमिकल्स पढ़ना। एक पढ़ना है कृत्रिम मधुरक, दूसरा पढ़ना है खाद्य परिरक्षक। तो इसमें आपको 2 पढ़ना। केमिकल्स इन फूड जो है इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। केमिकल्स इन फूड भोज्य पदार्थ में रसायन, क्या बोले जी? कृत्रिम मधुरक कहता आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स। दूसरा कहते हैं खाद्य परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव मटेरियल। तो देखिए ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, किससे? भोज्य पदार्थ से संबंधित। तो 2 टॉपिक, एक क्या बोले? कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स। तो देखिए कृत्रिम तो आप जानते होंगे, मानव निर्मित, जिसको मानव बनाया उसको कृत्रिम कहते। तो देखिए हम लोग जो पहले यूज कर रहे थे मीठे कारक के रूप में स्वीटेनर्स, तो पहले जो आप उपयोग करते थे चीनी, जिसको शुगर आप कहते हैं। केमिकल नेम सुक्रोज होता है, ये केमिकल नेम होता सुक्रोज, सुक्रोज। तो आप जो पहले मीठे कारक के रूप में यूज करते थे, वो मीठा कारक था चीनी, जिसको इंग्लिश में शुगर कहते हैं और केमिकल नेम सुक्रोज होता, सूत्र होता है C12H22O11, ये चीनी। तो चीनी मानव निर्मित नहीं है, ये
प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, नेचुरल है। ये चीनी जो आप मीठे कारक के रूप में सुक्रोज का उपयोग करते हैं, इसके कारण अनेक परेशानी होती है। देखते हैं मोटापा बढ़ जाता है, चीनी जैसे बीमारी होने लगता है, बहुत तरह की परेशानी इससे होता है। ये प्राकृतिक मधुरक से, ये प्राकृतिक मधुरक जो है चीनी, जिसको आप शुगर कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, इसका कैलोरी मान काफी उच्च होता है। मतलब ये आपको काफी अधिक ऊर्जा देता है, और ये इतना अधिक ऊर्जा देता है कि इसको ग्रहण करना सही नहीं रहता। अगर आप इसको ग्रहण करते हैं तो ये ढेर सारे बीमारी को जन्म देता है। अब लोगों को पता चल गया ये तो बहुत खतरनाक है, ये उपयोग करते हैं तो ढेर सारी परेशानी आने वाली है। तो देखते हैं बहुत लोगों को खाते खाते चीनी का बीमारी पकड़ लेता है, जिसको आप डायबिटीज कहते हैं। तो कहता देखिए अब मिठाई आपको देखना भी मन है, लेकिन देखते खाने का मन करते रहता है। कहीं मिठाई देखते लार टपकने लगता है कि बस खाइए लेते दो। तो बस ऐसे ही लोगों के साथ जब परेशानी बढ़ी तो कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया गया कि ऐसा चीज बनाया जाए जो मीठा तो हो लेकिन चीनी नहीं। तो वास्तव में कुछ लोगों को इस दिशा में सफलता मिली, यानी कुछ लोग कुछ मधुरक बनाया, और जो मधुरक बना वो चीनी नहीं था, लेकिन चीनी से कितना गुना अधिक मीठा था। तो जानिए ऐसे ही मधुरक जो चीनी तो है, चीनी नहीं है, लेकिन चीनी के जैसा ही या उससे भी अधिक मीठा होता है, जो मानव निर्मित है, उसी को कहते हैं हम लोग कृत्रिम मधुरक। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए जो चीनी के खाने से हो रहा था वो परेशानी भी नहीं हो और हमको खाने में मीठा भी लगे, ऐसे ही रासायनिक पदार्थ को कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया। तो मानव निर्मित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कम ऊर्जा देने वाला होता है, मीठा होता है, लेकिन वह चीनी नहीं होता, ऐसे ही रासायनिक पदार्थ को कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स कहा गया। तो यही होता है आपका कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स। तो मेन देखिए इसका आपसे एग्जाम्पल पूछता है। ये जो कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स है, सिंथेटिक स्वीटेनर्स है, इसके रूप में मुख्य रूप से आपको चार मिला। वो देखिए चार है आपको, एक देखिए सैकेरीन, एक सैकेरीन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रोलोज। तो ये देखिए मुख्य चार आपका कृत्रिम मधुरक है। तो आपसे देखिएगा बार बार क्वेश्चन आता है कृत्रिम मधुरक का दो उदाहरण है। उस दो कृत्रिम मधुरक में ये चार हम लिखे हैं आपके लिए, आपको नोट्स में हम भेज चुके हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल भी चुका, आप लिख भी लिए होंगे। क्या बोले? सैकेरीन है, एस्पार्टेम है, एलिटेम है, सुक्रोलोस है। ये मेन चार आपके कृत्रिम मधुरक मिला।
इसमें देखिए ये जो सैकरीन है इसको सबसे पहले बनाया। ये जो कृत्रिम मधुरक सैकरीन है इसको सबसे पहले बनाया गया। और डायबिटीज वाले जो रोग होते हैं, रोगी, चीनी वाले, मधुमेह वाले जो रोगी होते हैं वो इसी का उपयोग करते। आपसे पूछता है कि मधुमेह के रोगी जिसको चीनी का बीमारी हो जाता है वो कौन से कृत्रिम मधुरक का उपयोग करता है? तो याद रखिएगा सैकरीन का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? सैकरीन का उपयोग करता है। और ये देखिएगा चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है। क्या हुआ? ये चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है ये सैकरीन। अब आइए कहते हैं एस्पार्टेम, ये चीनी से 100 गुना अधिक मीठा होता है। यानी सब चीनी से अधिक है मीठा, तो ये चीनी से 100 गुना मीठा। लेकिन इसके साथ विशेष बात है कि इसका उपयोग केवल ठंडे भोज्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ में। कहिएगा गर्म में ये उपयोग करेंगे तो गर्म में इसका उपयोग नहीं होता। इसीलिए कि खाना बनाने के ताप पर जब इसको गर्म आप कीजिएगा तो ये टूट जाएगा, और टूट जाता है तो फिर वो मीठा नहीं रहता है। इसीलिए याद रखिएगा एस्पार्टेम का उपयोग केवल ठंडे भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ में किया जाता है, क्योंकि यह कुकिंग ताप पर, खाना बनाने के ताप पर टूट जाता है और अपने मीठेपन का गुण खो देता है। तो यही है एस्पार्टेम। उसके बाद देखिए ये एलिटेम है। जानिए ये काफी अधिक मीठा होता है, चीनी से 2000 गुना अधिक मीठा होता है। चीनी से 2000 गुना अधिक मीठा होता है ये एलिटेम। तो इतना अधिक मीठा होता है कि जब इसका उपयोग करते हैं तो मीठेपन को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। इसीलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, एलिटेम। उसके बाद बताए सुक्रोलोस। तो ये सुक्रोलोस आपके जो है ये चीनी से लगभग 600 गुना अधिक मीठा होता है, और ये देखने में स्वाद में बिल्कुल चीनी के जैसा ही होता है। तो बस यही है आपके कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स। बात समझे? तो ये जो कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स, ये ऐसा मीठे कारक है जिसका कैलोरी मान कम होता है, आपको कम परेशानी उत्पन्न करता है, लेकिन मीठा होता है, मानव निर्मित होता है। तो इसे ही पदार्थ को कृत्रिम मधुरक कहते हैं। पहले आप उपयोग इसका करते थे, ये प्राकृतिक मधुरक है, सुक्रोस C12H22, लेकिन ये बहुत परेशानी को जन्म देता है, बहुत बीमारी होता है इसको खाने से। इसीलिए एक कृत्रिम बना, और उसका हम 4 हाइलाइटेड उदाहरण रखें। सैकरीन हो गया, एस्पार्टेम हो गया, एलिटेम हो गया, सुक्रोलोस हो गया। ये 4 उदाहरण भी आपको रिपीट करते रहता है। ये वह कृत्रिम मधुरक, और उसके बारे में ये चीनी से 550 गुना अधिक मीठा, ये 100 गुना अधिक मीठा, तो ये 2000 गुना अधिक मीठा, ये 600 गुना। इसी का उपयोग डायबिटीज वाले पेशेंट करते हैं। ये ठंडे भोज्य पदार्थ में उपयोग, ये बहुत कम उपयोग होता है। तो यही था आपके कृत्रिम मधुरक। तो कृत्रिम मधुरक हो गया। अब आइए उसके बाद है खाद्य परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव मटेरियल। अब देखिए वो प्रिजर्वेटिव मटेरियल ये क्या है? प्रिजर्वेटिव मटेरियल
तो ये भी आप यूज करते हैं, देखते हैं, आप अनुभव करते हैं, डेली देखते हैं। रोटी बना के रखते हैं, उसको 2 दिन छोड़ दीजिए तो क्या होता है देखिएगा, उस पर फफूंदी उग जाता। दिन में सब्जी बना के रखिए, सुबह में खाइए तो बदबू उगने लगती है। नींबू को घास दीजिए और बिना नमक का रख दीजिए तो देखिएगा वो तुरंत सड़ने लगता है। और उसी नींबू को घस के उसमें थोड़ा नमक लगा के रख देते हैं तो सालों साल तक आनंद लेते रहते हैं। तो देखिए है ना अंतर। तो वास्तव में हम लोगों का जो भोज पदार्थ जिसको आप भोजन के रूप में लेते हैं उसमें भी सूक्ष्म जीवों का संक्रमण होता है, बैक्टीरिया का, फंजाई का, मोल्ड का, इन सभी का भी संक्रमण होता है, सूक्ष्म जीवों का संक्रमण होता है भोज पदार्थ। और जब भोज पदार्थ में सूक्ष्म जीवों का संक्रमण होता है तो भोज पदार्थ बर्बाद होता है। क्यों बदबू आने लगती है? तो वही इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाता है उसमें, और उसी संक्रमण के कारण आपका भोज पदार्थ बर्बाद होने लगता है। तो इसी सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकने के लिए भोज पदार्थ में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी रासायनिक पदार्थ को खाद्य परिरक्षक कहते हैं। समझे क्या है खाद्य परिरक्षक? तो हम लोग अपने भोज पदार्थ को सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाने के लिए, ताकि भोज पदार्थ खराब या बर्बाद नहीं हो, कुछ रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ को ही खाद्य परिरक्षक कहते हैं। क्लियर? खाद्य परिरक्षक भोज पदार्थ को सड़ने गलने से बचाने के, उसमें सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकने के जिस रासायनिक पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं उसी रासायनिक पदार्थ को हम लोग खाद्य परिरक्षक कहते हैं। ठीक है? और ये खाद्य परिरक्षक के रूप में देखिएगा नमक का उपयोग करते हैं, सोर्बिक एसिड का उपयोग करते हैं, बेंजोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड के लवण का उपयोग करते हैं। इस तरह से देखिएगा कुछ उदाहरण भी हम आपको नोट्स में डाल चुके हैं। अब क्या है ये खाद्य परिरक्षक? बिल्कुल समझ गए होंगे। भोज पदार्थ को सड़ने गलने से बचाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते उसी को हम लोग खाद्य परिरक्षक कहते हैं। एग्जाम्पल भी बोले, बेंजोइक एसिड का लवण, प्रोपेनोइक एसिड का लवण, सोर्बिक एसिड हो, नमक हो गया, ये सब है। तो चलिए भोज पदार्थ से संबंधित रसायन में आपको 2 पढ़ना था, कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स, ये भी समझ गए। और दूसरा पढ़ना था प्रिजर्वेटिव मटेरियल, ये भी हम लोग पढ़ लिए। तो इस तरह से ये दोनों की कहानी खत्म हो गई। तो यही था केमिकल्स इन फूड। तो केमिकल्स इन फूड हम लोग पढ़ लिए। ये था केमिकल्स इन फूड। अब आइए नंबर सी लिखिए, क्लींसिंग। क्लींसिंग एजेंट, क्लींसिंग एजेंट कहते शोधन अभिकर्मक। शोधन अभिकर्मक या अपमार्जक।
तो क्लींसिंग एजेंट, शोधन अभिकर्म या अपमार्जक। अब देखिए ये जो शोधन अभिकर्मक या अपमार्जक है, आप देखते हैं हम लोग हमेशा गंदगी फैलाते हैं, जहां खाए वहां गंदगी फैला दिए, जहां बैठे वहां गंदगी फैला दिए, जहां गए वहां गंदगी फैला दी। हम लोग गंदगी फैलाते रहते हैं। तो उस गंदगी को साफ करने के लिए, यानी साफ और सफाई करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को कहते हैं क्लींसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? किसको कहते हैं क्लींसिंग एजेंट? साफ एवं सफाई करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग आप करते हैं उसी रासायनिक पदार्थ को कहते हैं क्लींसिंग एजेंट। और इस क्लींसिंग एजेंट में भी आपको दो पढ़ना। ये जो क्लींसिंग एजेंट है इसमें भी आपको दो पढ़ना। एक साबुन पढ़ना है, दूसरा सिंथेटिक डिटर्जेंट पढ़ना। यानी इसमें पढ़ना है अपमार्जक में आपको दो पढ़ना। एक पढ़ना है साबुन, दूसरा पढ़ना है कृत्रिम अपमार्जक। कृत्रिम अपमार्जक। साबुन तो जानते हैं आप, सौंफ कहते हैं, और इसको सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये दो पढ़ना है आपको इस क्लींसिंग एजेंट। साबुन पढ़ना है और सिंथेटिक डिटर्जेंट पढ़ना है। ये दो पढ़ना है जी आपको। इस क्लींसिंग एजेंट के अंतर्गत दो का अध्ययन आपको करना है, साबुन और सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब देखिए ये जो साबुन है, साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। कितना बार क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जानिए साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। और ये जो साबुन बनता है जी तिल के तेल से और मूंगफली के तेल से, पता चला? तिल के तेल और मूंगफली के तेल से ये साबुन बनता है। और ये जो साबुन होता है ये हमेशा लवण होता है, साल्ट। तो कहिएगा सर किसका साल्ट होता है साबुन? तो जानिए बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप पीछे हम कहते थे फैटी एसिड कहते। तो बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात फैटी एसिड, वसा अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं उसी को हम लोग साबुन कहते हैं। पहले ये याद रखिएगा, पूछा जा चुका, साबुन होता है एसिड बेस साल्ट एम्फोटेरिक। तो याद रखिएगा साबुन जो होता है साल्ट होता है, लवण होता है। किसका लवण होता है? बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण होता है। बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप जानते हैं ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है। इसमें से हाइड्रोजन को हटा के सोडियम या पोटेशियम लगा दीजिए, ये लवण हो। तो यही समझिए साबुन होता है बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड का, फैटी एसिड का, वसा अम्ल का, सोडियम या पोटेशियम साल्ट होता है साल्ट। और इस बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड में तीन का नाम दर्ज है, पामिटिक एसिड, ओलेइक एसिड, एस्टियरिक एसिड।
ये पामेटिक एसिड, ओलेइक एसिड और एस्टियरिक एसिड जो है इसी का सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं उसी को साबुन कहते हैं। इसीलिए देखिएगा आपको साबुन का सूत्र पूछता है तो RCOONA या K, ये साबुन का सूत्र है। साबुन का सूत्र हुआ RCOONA या K, ये साबुन का जी सूत्र है जो एक लवण है, साल्ट है, यही साबुन है। इसमें देखिएगा ये जो सोडियम वाले साबुन होते हैं, सोडियम साबुन कठोर साबुन होता है, हार्ड सोप होते हैं। और ये सोडियम साबुन चूंकि हार्ड होता है इसीलिए आपके शरीर के लिए ये नहीं है। हम लोग सोडियम साबुन का उपयोग कपड़े के धुलाई में करते हैं। चूंकि ये शरीर तो कोमल होता है ना, वो कठोर साबुन लगेगा तो फिर परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए सोडियम सॉप का उपयोग हम लोग नहीं करते कपड़े के धुलाई में। क्यों जी? तो चूंकि ये साबुन जो होते हैं कठोर होते हैं। कहिएगा सर हम लोग जी पोटेशियम सॉप उपयोग करते हैं। ये जो पोटेशियम सॉप होता है ना ये मुलायम होता है, और मुलायम होता है तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पोटेशियम सॉप का उपयोग करते हैं। तो क्लियर हुआ कि ये जो साबुन बनाने की क्रिया को सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण कहते हैं। साबुन तिल के तेल और मूंगफली के तेल से बनता है। साबुन जो है बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात पामेटिक एसिड, ओलेइक एसिड और एस्टियरिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, जिसमें सोडियम सॉप जो होते हैं वो कठोर होते हैं, उसका उपयोग कपड़े के धुलाई में होता है। और पोटेशियम सॉप मुलायम होता है जिसका उपयोग हम लोग अपने शरीर के लिए करते हैं। तो ये सीखे हम लोग साबुन के बारे में। तो ये सीख गए हम लोग साबुन के बारे में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉप। यहीं से देखिएगा अनेक तरह का साबुन है। ट्रांसपेरेंट सॉप है, मेडिकेटेड सॉप है, सेविंग सॉप है, फ्लोटिंग सॉप है, बहुत तरह का साबुन है। उन सभी साबुन टाइप्स ऑफ सॉप को लेके यहीं से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक आप आराम से आप पढ़ सकते हैं। ऐसे अब खूब अच्छा से बता भी दिए, नोट्स आपको मिल ही चुका है। तो आराम से एक बार पुनः इसको पढ़ जाएंगे और देखेंगे किसी तरह की परेशानी नहीं। ठीक है, तो जल्द आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉप को लेके, और 1 से 2 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिर देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक शुरू करते हैं। तो संभावना रखिए इनऑर्गेनिक के यूनिट 8 को शुरू करेंगे, D&F वाला। ठीक है, तो इससे हम लोग विदा लेते पहले 1 से 2 दिन में, फिर मिलेंगे इनऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में आपको हम ऑब्जेक्टिव भी कुछ भेजते जा रहे हैं, उसको भी आप निश्चित रूप से बनाते जाइएगा। जो नहीं बनेगा टेंशन नहीं लेना है, जो बनेगा उसको बनाते चलिएगा। ठीक ना? तो सब लोग ध्यान में रखेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो चलिए आज हम यही विदा लेते हैं। धन्यवाद।